जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बेसिक चीजें होती हैं एंड यूपीएससी कई सारे क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज से उठाता है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट नए होते हैं तो उनको बेसिक चीजें नहीं पता होता है, बहुत पहले पढ़े होते हैं तब तो ध्यान भी नहीं दिए होते हैं, तो फिर से अभी पढ़ना जरूरी होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से अभी हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और 8th क्लास की हिस्ट्री अभी चल रहा है। आज हम 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है हम आगे देखेंगे और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम टिक करते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो जैसे कि अभी क्लास में टाइम लगेगा वैसे ही आपको पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंड टाइम आपको चीजें पता होंगी कि इसमें क्या कहानी है, तो बस इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आप ध्यान देंगे जिस पर आप टिक किए होंगे, तो आपका समय बचेगा, रिवीजन होगा और उसके साथ ही बेसिक चीजें आप समझ जाएंगे वो वाला। चलिए शुरू करते हैं। 7th चैप्टर में इस चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवार की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। ये अभी सोचा जा रहा है पहले की लड़कियां क्या ऐसे ही थी जैसे कि आज हैं, क्योंकि आज लगभग लड़कियों को सभी अधिकार मिले हुए हैं। वो बात अलग है कि महिलाएं, लड़कियां अपने अधिकारों के बारे में या तो जागरूक नहीं है, ये जागरूक है तो समाज उन अधिकारों को देने में आनाकानी कर रहा है और कहीं पर किसी न किसी वजह से यह समाज के नियम कानूनों की वजह से उसे दबा दे रहा है। बट कानूनन उसे बहुत सारे अधिकार हैं, या यूं कहो कि जितना अधिकार एक पुरुष को है वैसा ही अधिकार एक महिला को है। बहुत सारे परिवार में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। हाल ही में इसे अगर करंट अफेयर के साथ जोड़े तो देखा जाए तो असम में एक नियम अभी पारित हुआ था कि मुसलमान परिस्थितियों के हिसाब से कम उम्र की लड़कियों के साथ भी शादी कर सकते हैं, जिस पर अभी विरोध फिर शुरू हो गया है। ये क्या केस है यह आप करंट अफेयर के देखना। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। तो पहले क्या चलता था? सती प्रथा हिंदुओं में, जैसे कि किसी का पति खत्म हो जाता था, कहते थे कि जो पत्नी अपने पति के सैया में जाकर सो जाए और खुद को ही जला दे वो सती कहलाती है, पूजनी होती है। और सती का मतलब ही सदाचारी महिला था। तो एक ऐसी स्त्री जो स्वस्थ है, जिसकी इच्छा नहीं भी हो, तो उसे समाज के इन नियमों की वजह से जबरदस्ती उसमें बैठा दिया जाता था, क्योंकि धीरे धीरे सती प्रथा को लोग अच्छा मानने लग गए थे। सती प्रथा में होता क्या था? जनरली कई बार ये होता था कि पत्नियां अपने पति के प्रेम में, जैसे कि पति की मृत्यु हो गई तो वो खुद को जला देने की तक सोचते थे, खत्म कर देने की। लेकिन लोग ऐसा देखते देखते सब औरतों के साथ ऐसा करने लगे, भले ही उसकी इच्छा ऐसी हो या ना हो। लोग क्या करते थे कि स्त्री को उसमें सैया में पति के साथ लिटा देते थे और जबरदस्ती उसके ऊपर कई सारी लकड़ियां से ढक करके और 5-10 लोग मिल करके लकड़ी से दबा कर रखते थे और फिर जला देते थे। ये 4-5 लोग, जो 10 लोग लगे हुए हैं लकड़ी से दबाने के लिए, कि महिला जो है वो जब जिंदा जलेगी तो चीखेगी, चिल्लाएगी और भागेगी, तो वो भाग ना सके। और क्या करते थे कि कई बार मादक पदार्थ पिला देते थे
नशे में कर देते थे ताकि वो नशे में रहे और वो जल जाए। तो इस तरीके से ये सती प्रथा चलता था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। पहले यहाँ पर भले कह दिया संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार सीमित थी, लेकिन पहले के टाइम पर एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं को ही संपत्ति मान लिया गया था, उन्हें कोई संपत्ति नहीं दिया जाता था। वो अपने पिता के घर से जो भी लेकर के आ जाती थी वही उसकी संपत्ति होती थी, उसके अलावा अलग से कोई संपत्ति नहीं दिया जाता था। फिर धीरे धीरे करके समय बदला, धीरे धीरे करके अधिकार बदले और आज का वो समय है जहां पर महिलाओं की अपनी जो संपत्ति है वो उसी के नाम रहेगी, उसका अपना अधिकार है, वो उसे कमा सकती है। और आज वो समय है जहां पर एक महिला अपने पिता की संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमा सकती है। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ये पहले अंधविश्वास फैलाया गया था ताकि कोई लड़कियां पढ़े ही नहीं। जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी उनको ये कहा जाता था कि अगर तुम ज्यादा पढ़ लिख गई या पढ़ लिख गई तो क्या हो जाएगा कि तुम जल्दी विधवा हो जाओगी। तो इस वजह से पहले कौन चाहता था कि हम विधवा हो जाए, तो विधवा ना होने के डर से महिलाएं खुद से भी नहीं पढ़ती थी। तो एक तरीके से एक वर्ग को कैसे पीछे रखा जाता था, कौन कौन सी मान्यताएं, कौन कौन से अंधविश्वास बता दिए जाते थे, ये आप सोच सकते हैं। क्यों महिलाएं आज भी पीछे हैं, क्यों महिलाएं आज भी अनपढ़ हैं, क्यों महिलाएं आज भी कई सारी चीजों को जानते ही नहीं हैं। जिन्हें लगता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लगता है कि इनको पता होना जरूरी है। ना वो पढ़ना जानती हैं, ना वो जागृत हैं, ना वो दुनिया के बारे में जानती हैं। वो घर के चार दीवारों की चीजों तक सीमित है, उन्हें वहां की चीजें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बाहरी दुनिया में उन्हें क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है, ये बात सोचने की जरूरत है। ये इमेज है सती, बाल थाजर सोल्विन द्वारा बनाया गया चित्र। ये इमेज बनाया गया है भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। तो ये सती प्रथा, आग जल रही है जिसमें उसकी पत्नी को जलते आग में धक्का दे दिया जाता था या दबा करके जला दिया जाता था, कुछ ऐसा रह रहा था। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे और इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों, जिन्हें वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप ये मत सोचना कि केवल आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री में केवल भेदभाव किया गया, उनके काम में भेदभाव किया गया। यहाँ तक कि जातियां भी बटी हुई थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी समाज में, ये अपने आप को ऊंचे वर्ग का मानते थे, हर सुविधाएं इनके लिए थी। उसके बाद आता था वैश्य। वैश्य की स्थिति भी कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन शूद्रों की स्थिति इतनी बेकार थी कि कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण और क्षत्रियों की सेवा करने का काम शूद्रों का है। तो एक तरीके से जैसे कि नौकर नहीं रह जाते हैं, वैसे ही वे लोग एक तरीके से नौकरों के साथ जैसे लोग व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, वैसे ही शूद्रों के साथ किया जाता था। इसलिए शूद्रों के मन में बहुत विरोध करने की भावना थी, नफरत थी ब्राह्मणों क्षत्रियों के प्रति, क्योंकि समाज ने ऐसी स्थिति ही उनके साथ बना दिया था कि अगर खुद को आप सोचोगे कि उस टाइम पर शूद्रों की जगह हम होते या हम शूद्र के रूप में जन्म लिए होते, तो हम किस तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रियों का विरोध करते, उनसे नफरत करते, उनसे हमेशा आगे जाने को सोचते, या फिर ये कहते कि हमारा जन्म ब्राह्मणों में हो जाए, क्षत्रियों में हो जाए, लेकिन शूद्र जाति में ना हो। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी।
उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। तो जिन मनुष्यों को ये जातियों में बांट करके सबसे निचले स्तर पर ला दिए थे, वो क्या काम करते थे? इनका काम था ऊंचे वर्ग के लोगों की सेवा करना। इनका काम कुछ ऐसा हो गया था कि ये वो काम करते थे जो बाकी ऊंचे जातियों के लोग करना ही नहीं चाहते थे, करते ही नहीं थे। यहाँ तक कि जैसे कि मैला ढोने का काम है, ये नीची जातियों को पकड़ा दिया गया था और उन्हें अछूत कहा जाता था। अब ये लोग वो काम करते थे, तो इन लोगों को न तालाब में नहाने दिया जाता था, न कुएं का पानी पीने दिया जाता था। वो कहते थे कि जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पानी पीते हैं, नहाते धोते हैं, वहां पर तुम लोग नहीं नहाओगे, नहीं खाओगे, नहीं पियोगे। तुम अपना अलग रखोगे और हमारा अपना अलग होगा। समाज की वो स्थिति थी कि उस टाइम पर कोई प्यासा मर रहा होगा, फिर भी ये ब्राह्मण क्षत्रियों में जो लोग थे वो उन्हें पानी देना पसंद नहीं करते थे, वो उन्हें खाना देना पसंद नहीं करते थे। अगर मर रहा होता है तो दवाई देना पसंद नहीं करते थे। ये स्थिति थी उस टाइम पर। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। क्या, आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्या बदला। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य, मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। इतने तक में ये बात कही गई, जब 19वीं सदी का टाइम आया तो क्यों समाज में बदलाव आया, क्यों जिन्हें अछूत कहा जा रहा है उनके बारे में सोचने पर लोग मजबूर हुए। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब किताबें आ गई थी, पत्रिकाएं आई थी, पर्चे आए थे, तो लोगों तक वो सारी बातें फैल रही हैं। जो अछूत है वो भी, जो क्षत्रिय वर्ग का है वो भी, ब्राह्मण है वो भी, वो सब लोग उसे पढ़ पा रहे। अब आप ये तो जानते ही हैं कि पूरे दुनिया में, हम केवल इंडिया की ही अगर बात कर लें, तो जितने ब्राह्मण, जितने क्षत्रिय, सब एक जैसे भाव लेकर के नहीं बैठते हैं। भाव का मतलब भावना, इमोशन लेकर के। सबके अपने अपने विचार हैं और हर ब्राह्मण या हर क्षत्रिय इस विचार को नहीं अपनाता है कि हम ऊंचे वर्ग के हैं तो हम नीचे वर्ग के प्रति अत्याचार करें। ये हर किसी ने, कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो ये सोचता है कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पर भी ऐसा रहा होगा। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। तो ये इसलिए लोगों तक पहुंच रहा था क्योंकि ये सस्ती थी पांडुलिपियों के मुकाबले। पहले क्या था कि पांडुलिपि कुछ लोग ही पढ़ पाते थे, सब लोगों के पहुंच में नहीं थी। अब ये सब लोगों के पहुंच में है तो सब लोग पढ़ सकते थे। इसके साथ ही जो पढ़े लिखे थे अपनी भाषा में लिख सकते थे। पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। तो 19वीं सदी का टाइम एक ऐसा टाइम था जहां पर महिलाएं भी इन चीजों के प्रति थोड़ा सा जागरूक हुई और पुरुष भी। अब ये लोग मिल करके कुछ बहस शुरू करते हैं कि समाज में सुधार होना चाहिए, किन किन चीजों में सुधार होना चाहिए। और ये चीजें शुरू किसने की? जो सुधार संगठन थे। उस टाइम तक कुछ संगठन तैयार हो चुके थे जो चाहते थे कि समाज में ये बदलाव हो। राजा राम मोहन राय, जो कि 1772 से 1833 तक रहे हैं, इसी तरह के एक सुधारक थे। ये राजा राम मोहन राय का नाम अगर आप इतिहास पढ़े हैं, बचपन में पढ़े हुए हैं, तो इनका नाम सुने होंगे। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। तो ये यहाँ से राजा राम मोहन राय के बारे में जैसे बताना शुरू किया है, ये आपको टिक कर लेना है। कब तक रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया, ये आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो राजा राम मोहन राय कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाए। पहले ब्रह्म सभा था, बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा।
राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार रहें। तो समाज सुधारक क्यों कहा गया उनको, ये भी यहाँ पर बताया गया है, ये ध्यान रखें। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के बारे में ये जरूर ध्यान रखें आप। ये है राजा राम मोहन राय की इमेज, रेमब्रांट पील द्वारा बनाया गया चित्र। 1833 में इनके ये इमेज बनाया गया था। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी घरेलू कामों में बसा दिया जाता है, इतने तक सीमित कर दिया जाता था और बाहर पढ़ने लिखने के लिए आज भी नहीं भेजा जाता है। सभी महिलाओं को मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन वो जो इस चीज के योग्य हैं, जो ये चीज करना चाहती है, जिनके पास दृढ़ इच्छा है, उनको तो ये करने का मौका मिले। क्योंकि आज समाज में वो स्थिति है कि आप आगे भी बढ़ सकते हो और नहीं भी बढ़ सकते हो। कैसे? अगर आप में इस चीज की दृढ़ इच्छा है कि आपको आगे बढ़ना है और जो समाज में गलत चीजें हैं उनसे आप अपने आप को दूर रख सकते हो, जाने हर चीज रहो कि क्या गलत होता है, कैसे होता है, लेकिन उनसे दूर कैसे रहा जाता है, उन चीजों से बचा कैसे जाता है, ये भी आपको पता है, तो आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे एक महिला होते हुए। और अगर आपको ये पता नहीं है और आप बेवकूफी करते हैं, सब कुछ अपने घर जैसा समझते हैं, तो यूं समझिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आज हम समाज की उस स्थिति में पैदा हो गए हैं, आज समाज की वो स्थिति है कि बाहर निकले आपके साथ कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा। तो ये दोनों ही चीजों का अनुपात बना के चलना पड़ता है। आज महिलाओं की स्थिति वो हो गई है कि आपको आगे बढ़ना है, चीजों को जानिए, समाज में क्या गलत होता है, क्या गलत कैसे होता है, किनके साथ होता है, कब होता है, सब कुछ जानिए, उससे बचने का उपाय ढूंढिए, जाने रहिए और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाइए। आज हम उस समाज में जी रहे हैं, तो वो सारी महिलाएं जो ऐसा कर सकती हैं या उनमें करने के ये गुण है, तो समाज का ये कर्तव्य बनता है, घर वालों का ये कर्तव्य बनता है कि उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो इन सब चीजों के बारे में नहीं जानना चाहते, जो घर तक सीमित रहना चाहते हैं अपनी इच्छा से, उनको घर तक सीमित रखिए। पुरुषों का क्या है कि वो चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, उनको घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलना ही होगा, तो इसलिए उन पर ये बात नहीं आती है। लेकिन महिलाओं के लिए है तो ये दो चीजें आती हैं। कुछ महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर को भी चलाना चाहती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहती हैं, उन लोगों की तरह जो पुरुष अपना नाम कमाए हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपने तरीके से जागृत हैं, आगे बढ़ते हैं। समाज में जिस चीज को कहते हैं कि ये आगे बढ़े है, वो आगे बढ़ने का हर रूल जो फॉलो होना चाहिए, वो रूल महिलाएं भी फॉलो करना चाहती हैं। तो जो लोग फॉलो करना चाहती हैं उनको फॉलो करना मिलने चाहिए, और जो लोग नहीं करना चाहती हैं वो आराम से घर में बैठें, घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। घर में बैठने का मतलब है घर की जिम्मेदारियों को पूरा करो। फिर विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। सती प्रथा क्या है, ये हम स्टार्ट में ही बात कर ली है। और सती प्रथा के खिलाफ थे राजा राम मोहन राय, और विधवाओं की जो जिंदगी थी उसके भी खिलाफ थे। जिस तरीके से उनको समाज में नियम बता दिए गए थे, जिस तरीके से बेचारी वो जीती थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। कई सारे भारतीय और यूरोपीय भाषाओं ज्ञाता थे, जिनमें से संस्कृत, फारसी को तो आप याद ही रखें। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी।
फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये डेट। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई, किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और राजा राम मोहन राय के बारे में जहां कहीं भी लिखने के लिए बात आया तो ये जरूरी चीजें हैं, जरूर लिखें कि वो किस चीज को बदलना चाहते थे, उनकी क्या थिंकिंग थी। महिलाओं को तो राजा राम मोहन राय को भूलना नहीं चाहिए। किस तरीके से उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, बड़ी मेहनत की थी। और विधवाओं की जिंदगी उस टाइम पर इतनी बेकार थी, आज तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है विधवाओं की। पहले जो महिला रह भी जाती थी विधवा और सती प्रथा को फॉलो नहीं भी करती थी तो उनके साथ ऐसा अत्याचार होता था कि उससे अच्छा तो मरना ही होता था। और उस टाइम पर फिर मरने भी नहीं दिया जाता था, वो अलग से मरना चाहे तो। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक और वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। तो ये उस टाइम पर समाज को बताने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा संस्कृत और पढ़े लिखे होने का दावा करते थे, अपने आप को समझदार बताते थे, तो वहां पर ये जो समाज सुधारक थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, तो ये उन्हीं का तरीका अपनाए। और विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, चाहे आप महाभारत की बात करो, गीता की बात करो, जितनी पुराने ग्रंथ हैं उन सबको उठाए, उनको पढ़ा, जाना, फिर उसके बाद उन श्लोकों को टिक किया कि महिलाओं के लिए और समाज में और भी चीजें जो सुधारने के लिए जरूरी है, वो कौन से श्लोक हैं जो उनके सोच के हिसाब से मिलते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि ग्रंथ में ये लिखे हुए हैं और ये चीजें आपको फॉलो करने चाहिए। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ये एक कुंड है, इसमें क्या है? कुंड पर झूलने का त्योहार। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। तो ये देखिए, ये पीठ का कुंडा है, इस पर लटक गया हुआ है आदमी और ये इधर से खींच दिया है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठान को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्योहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। कैसा चल रहा है? एक व्यक्ति दर्द सहते हुए अपने आप को इस तरीके से एक तुला में छुला दिया हुआ है। और आज भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, हिंदुओं में, मुसलमानों में और बाकी धर्मों में भी, कि कई बार अपने आप को दर्द दे करके वो लोग खुशी महसूस करते हैं, अपने शरीर को बहुत चोटिल कर लेते हैं और उनको लगता है कि भगवान से मेल मिलाप के लिए ऐसा करना जरूरी है। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। उनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने दिया हुआ है। सती समर्थक, जो लोग सती समर्थक थे, उनकी बातें: औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। जो सती प्रथा समर्थक थे वो उन लोगों का मानना था कि औरतें समझदार नहीं होती, कम समझदार होती हैं और इनके पास एक दृढ़ संकल्प नहीं होता है जिसे वो पूरा कर सके, भरोसे के भी लायक नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कस कर बांध देते थे। सती प्रथा में क्या होता था ये हम स्टार्ट में ही बताए, ये वही चीजें यहाँ पर सती प्रथा के समर्थक बताते हैं। अब सती विरोधी: आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? जब घरेलू काम तक सीमित रखे और घर में भी कई सारे नियम कानून बताए थे कि इतने तक तुम्हें रहना है, इनसे तुमको दूर रहना है, इनसे तुम्हें नजरें झुका के रखना है, ये चीजें तुम्हें नहीं छूनी है, ये चीजें ही केवल तुमको करनी है, ये चीजें तुमको नहीं करनी है, ये सब कुछ घर में भी बता दिया जाता है। मतलब कि घर में भी पूरी आजादी नहीं होती है। तो महिलाओं को जब मौका ही नहीं मिला आगे बढ़ने का, महिलाओं को जब मौका ही नहीं मिला वो चीज सोचने का जो पुरुष सोच रहा है, जो पुरुष कर रहा है, तो फिर उनको कम समझदार कहने का या कम दृढ़ संकल्प वाली या बिना दृढ़ संकल्प वाली कहने का क्या अर्थ है?
आज भी वही चीज फॉलो होती है। एक एग्जांपल देती हूँ, आप अगर मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स जब सवाल सॉल्व करते हैं तो आप देखना कि जब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज और आपकी मजबूत होते जाती है। और मैथमेटिक्स में कई सारे गुणा भाग ऐसे होते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं, ऐसे प्लस माइनस होते हैं जो आप नॉर्मली फिर प्रैक्टिस करते करते ऐसे देखते बता देते हैं, फिर बड़े बड़े जोड़ घटाना ही रह जाते हैं जिनको आपको पेन कॉपी लेकर के सॉल्व करना होता है। और अगर आपने साल डेढ़ साल वो चीजें छोड़ दी तो धीरे धीरे करके वो कमजोर होने लगती हैं। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के लिए होता है, अगर आपने उसे रिवीजन करना बंद कर दिया तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसे भूल जाते हैं। तो ये तो आप समझते हैं कि किसी भी चीज को मजबूत करना है अपने दिमाग में तो उसे बार बार रिपीट करना होता है, उसको बार बार दोहराना होता है। दोहराओगे जितना उस पर वर्क करोगे वो उतना मजबूत होगा। ऐसा ही काम के लिए है। जैसे कि आज जो पुरुष अगर कॉपी पेन वाला काम कर रहा है तो बार बार वो काम भी दोहराना जरूरी है। अगर शारीरिक काम कर रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है, लोगों से मेल मिलाप कर रहा है, बार बार कर रहा है, रोज कर रहा है, दिन भर कर रहा है, तो सोचो उसका माइंड किस तरीके से डेवलप हो चुका है। और एक औरत जो घर तक सीमित है तो उसका माइंड कितना डेवलप रहेगा। अंतर तो होगा ना समाज में। तो यहाँ पर फिर वही पुरुष ये आकर के कहे कि तुम समझदार नहीं हो, तुम्हें दृढ़ संकल्पना नहीं है, तुम केवल इतना ही कर सकती हो, तुम्हें नेचुरली भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा जो कहते हैं तो एक तरीके से या तो आंखें बंद कर ली हैं, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वो उसे नीचा दिखाए, कमजोर बनाए रखे, ताकि वो दबी रहे। क्योंकि दोनों में से कोई एक न एक चीज तो होगी ही होगी। तो सबसे पहले जो पुरुष ये सोचते हैं कि महिलाएं कमजोर हैं, कम संकल्प वाली हैं, तो उनको पहले अपने जितना मौका देना होगा। फिर बाद में जब वो ना करें तब फिर तुम ऐसा कह सकते हो, उससे पहले कहने का कोई अधिकार नहीं। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। जो सवाल हमारे मन में है वही सवाल उस टाइम पर सती विरोधी और राजा राम मोहन राय के मन में भी था। हमने कहा ना कि समाज में पुरुष उस टाइम पर भी थे, जातियों में बटे थे, लेकिन हर पुरुष एक जैसी थिंकिंग नहीं रखता था। कुछ पुरुष फिर भी ये थे कि वो जब समाज की स्त्रियों की स्थिति और जातियों की स्थिति देखते थे तो उनके मन में सवाल आया, विरोध करने का मन में आया कि ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। तो ये याद रखना है, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने भी विधवा विवाह के ये समर्थन किया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। याद रखना, ईश्वरचंद विद्यासागर के समर्थन से और उनके प्रयास से 1856 में विधवा विवाह से रिलेटेड कानून बना था। जो विधवाओं की विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया विद्यासागर का। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ये ध्यान रखना है, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पुंतलू ये भी विधवा विवाह के समर्थन में थे। ईश्वरचंद्र सागर वो भी विधवा विवाह के समर्थन में थे। राजा राम मोहन राय ये भी विधवा विवाह के समर्थन में थे। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो जब कभी ये सवाल आए मन में या एग्जाम में कि विधवा विवाह का समर्थन किन किन समाज सुधारकों ने किया, तो ये ऐसे नाम है जिनके बारे में ये ऐसे नाम है जो फेमस हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, वीरेशलिंगम पुंतलू और इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। इन सभी लोगों ने विधवा विवाह का समर्थन किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, ठीक है।
इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। जाहिर सी बात है, जब समाज में एकदम से थोड़ा सा बदलाव होता है ना, तो समाज इतनी जल्दी उसे स्वीकार करता ही नहीं है। आज भी वही हाल है और उस टाइम पर भी था। आज तो फिर भी थोड़े से समाज में जब बदलाव होता है तो कोई ना कोई एग्जाम्पल लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे तक वो सोच पहुंचा करके लोग जल्दी बदल लेते हैं सोच को। उस टाइम पर फिर भी ऐसा नहीं था। उस टाइम पर ये था कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक नहीं हुआ तो अभी कैसे हो सकता है। इस थिंकिंग के साथ बाकियों की जिंदगी बर्बाद किए रहते हैं जो अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहते थे। ऐसा ही विधवाओं के साथ था। इसके बाद टॉपिक है इस लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। चलिए, कम से कम ये चीज दिमाग में आया था कि जो भी लड़कियों के लिए सुधार कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये सारे सुधार तभी हो सकते हैं जब लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो कलकत्ता में विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, ये ध्यान रखना है। और बाकी अन्य जो सुधारक थे वो भी खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। तो लोग पहले अगर लड़कियों को जन्म देते थे, पालन पोषण भी करते थे, तो केवल इसलिए कि घरेलू काम काज को वो संभालेगी, उसके साथ ही वो घर में ही रहेगी। पढ़ाना लिखाना या कोई बिजनेस व्यापार करना, ये सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर लोग फिर इसी चीज को लेकर के डरने लगे कि जो आज हम बाहर चले जाते हैं काम करने और लड़कियों को छोड़ देते हैं तुम घरेलू काम काज संभालो, तो फिर वैसा नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर इस तरीके से डरने लगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। अब जैसे कि स्कूल है, ऐसा तो नहीं हर घर में पहुंचेगा। अब स्कूल गांव में ही सही, मान लो किसी एक जगह है तो लड़कियों को घर से निकलना होगा, स्कूल तक जाना होगा। अब इस बीच कई लोग मिलेंगे, कई लोग उन्हें देखेंगे, तो ऐसे में लड़कियां भी उन्हें देखेंगी। अब इनको ये लगा कि ऐसे में हमारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा है। अब क्या है कि लड़कियों को पब्लिक एरिया से दूर रखा जाता था। वो अपने गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, वो अपने आसपास के बारे में जानती थी। जो जानती थी वो घर के बारे में, घर के भी कुछ जरूरी चीजों के बारे में, जैसे कि चूल्हा चौका और अपना रूम जो है। पूरा घर भी और घर के बाहर वो नहीं जानती थी कि क्या चीज है, क्या ऐसा है। ये मेल मिलाप नहीं होता था, इतनी ज्यादा पाबंदी थी। अब बात रही कि जो लोग ये मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, तो वो लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा सा उदार टाइप के थे, जो चाहते थे कि लड़कियां पढ़ी लिखी भी रहें लेकिन सामाजिक नियम कानूनों में बंद करके। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया कि टीचर को घर में ही लगा लिया और घर में ही अपने बहू बेटियों को ये पढ़ाया। तो ऐसे में उनके घर की जो बेटियां थी, बहू थी, वो शिक्षित भी हो गई और उसके साथ ही वो सार्वजनिक या पब्लिक एरिया में भी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भी बाहर, घर के बाहर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीजों से उनको दूर रखा गया। ये वही बात हो गई कि मुसीबत कैसे आती है, उनसे कैसे लड़ा जाए, ये सब चीजें लड़कियों को मिली ही नहीं। तो एकदम नाजुक सी होकर के यूं कहो कि घर में जैसे रहती हैं, घर के जो छोटे मोटे काम हैं, बड़े काम है, जो भी है, पर घर के अंदर है, घर के चार दीवारी के अंदर है, वो वही काम करते थे। बाहर क्या चल रहा है को पता ही नहीं होता था। एक ये भी वजह होता था कि जब उनकी जिंदगी से, मतलब लड़कियों की जिंदगी से पुरुष का नाम खत्म हो जाता था, जैसे कि पिता, भाई या पति या बेटे, ये जब नहीं रहते थे तो वो लोग असहाय हो जाते थे, क्योंकि बाहरी दुनिया के बारे में उनको किसी बताया नहीं होता।
कैसे जीना है, लोगों से कैसे लड़ना है, लोग क्या क्या विचार लेके चलते हैं, क्या थिंकिंग लेके चलते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे इनसे बचना है, कुछ नहीं। कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे बाकी गलत लोगों से दूर रहना है, ये सब चीजें कोई बताया ही नहीं होता है, वो कैसे जानेंगी। और एक ये भी वजह होती थी, कहते थे कि आदमी और औरत इन दोनों में अंतर है, क्योंकि औरतों को ये सब चीजें आती ही नहीं है। जब किसी ने सिखाया ही नहीं तो आएगा कहाँ से। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है, इससे पहले सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में राज सुंदरी देवी के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पर महिलाओं में वो ऐसी थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉलिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर उनका नाम आएगा, राज सुंदरी देवी। इनको पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं था, तो ये चोरी छुपे घर में रात में दिया जला के पढ़ती थी और खुद से ही पढ़ना लिखना ये सीख गई थी। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब में आर्य समाज द्वारा और ज्योतिबा राव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुमताज अली। अब जैसे कि बाकी धर्म में सुधार हो रहा था कि कोई नहीं, पढ़ना लिखना होना चाहिए, महिलाएं पढ़ी लिखें, चाहे घर में पढ़ें, बाहर जाके स्कूल जाके कहीं तो, लेकिन पढ़े लिखे तो सही। वैसे ही मुस्लिमों में भी ऐसा हुआ, मुस्लिमों भी जाने लगे। तो मुमताज अली नाम के एक व्यक्ति ने कहा, ये वो सुधारक है जिन्होंने कहा कि जो कुरान शरीफ है जो हम सब पढ़ते हैं, उसमें ऐसे कई सारे खंड हैं, आयात हैं, जहां पर यह है कि महिलाओं को भी ये अधिकार है कि वो पढ़े लिखें। अब जब इतिहास पढ़ते हैं तो बड़े मन लगा के आपको ये पढ़ना होगा कि आखिर किस तरीके से समाज में बदलाव हुआ, महिलाओं की स्थिति क्या थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की स्थिति क्या थी, क्योंकि इस पर फोकस किया जाता है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। आज भी आप देखेंगे, आज क्योंकि समाज में आप आसपास देखते होंगे, तो वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से इनमें सुधार हुआ, ये भी आप जान पाएंगे। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए, मतलब ये है कि कम कठोर होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। ऐसा नहीं है कि घरेलू चीजों के बारे में वहां पर सिखाया जाता था, जैसे लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, जो शिक्षा दी जाती थी वही एजुकेशन यहाँ पर लड़कियों को दिया जाता था। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, अब ये टॉपिक है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। तो यहाँ पर जो महिलाएं 19वीं शताब्दी में एजुकेट हो गई, अपने बारे में भी जाना, महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना, समाज में पुरुषों की स्थिति के बारे में जाना, और फिर डिफरेंस कर पाए उन दोनों में। जैसे कि भोपाल की एक बेगम थी जो अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल इन्होंने खोला, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो ये चीजें आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है कि वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जो पहले पढ़ी लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने बाकी महिलाओं के लिए भी काम किया समाज में। तो वो क्या काम की ये भी आपको याद रखना है। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा।
इसके बाद 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। अब अभी तक प्राइमरी स्कूल तक थे, फिर उसके बाद स्कूल गए, अब जा रहे हैं कॉलेज। उनमें से कुछ भी चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई, कुछ डॉक्टर बनी, कुछ टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने आलोचना करना भी सीखा, किताबें लिखना शुरू कर दी। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तो ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। पूना में ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब लिखी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था, ये पंडिता रमाबाई का इमेज है, इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। तो ये संस्कृत की सबसे पहले तो महान विद्वान थी उस टाइम पर, 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो पंडिता रमाबाई संस्कृत की जानकार थी और महान विद्वान लिखना है मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, ये ध्यान रखना है। एक तो ये कि ऊंची जातियों की महिलाओं के लिए दुर्दशा पर एक किताब लिखी, विधवा गृह की स्थापना की, क्योंकि जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी, कहाँ, विधवा गृह में, जहां पर जैसे कि कुछ घर ऐसे थे जहां पर जो महिलाएं थी विधवा हो गई थी और उसके बाद उनके ससुराल वाले उनके ऊपर अत्याचार कर रहे, तो ऐसे टाइम पर उनके लिए ये विधवा गृह बनवाया गया। आप लोग आओ और यहाँ पर रहो। वहां सती प्रथा और विधवाओं की स्थिति, तभी तो एक सती प्रथा की भी स्थिति कहीं ना कहीं आई थी कि वो डिपेंड थी पुरुषों के ऊपर। जैसे ही पुरुष उसकी जिंदगी से खत्म हुआ तो उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती थी, क्योंकि उसे बाहरी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता था। तो एक न एक तरीका ये भी होता था कि समाज भी उसे कहता था कि तुम मर जाओ, और वो खुद को भी अपने आप को मार लेती थी कई बार, एक ये भी स्थिति रही। तो यहाँ पर महिलाओं ने कहा कि तुम खुद से रोजी रोटी कमाना सीखो, इज्जत से कमाओगी, इज्जत से खाओगी, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हें हर बार मरने की जरूरत नहीं है, और ना ही समाज के द्वारा या घरेलू परिवारों के द्वारा कोई शोषण हो रहा है तो उस शोषण को सहने की जरूरत नहीं है। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजे को लेकर के चिंतित थे। अब जैसे जैसे महिलाएं घर से बाहर निकली, खुद रोजी रोटी कमाने लग गई, अपनी स्थिति देखी कि हम इतने डिपेंड हो गए हैं कि कल को जैसे ही पुरुष हमारी जिंदगी से चले जाते हैं तो हम कुछ नहीं बचते, हमारे पास ना रोजी रोटी के लिए होता है, कुछ कमाने धरने को होता है, ना हम कुछ कर पाते हैं। समाज में कैसे चलना है, क्या बिगड़ा, क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, हम कुछ नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने अपने आप को जब यहाँ अपने कामयाब बनाया, अपने आप को मजबूत बनाया, तो समाज में जो पुरुष जाति थे और कुछ लोग ऐसी महिलाएं भी थी जो नहीं चाहती थी कि ये महिलाएं आगे बढ़ें, तो ये सब लोग मिलकर के बस वही परिवार, संस्कृति, धर्म, इन सब का नाम दे करके कि ये नष्ट हो रहा, वो नष्ट हो रहा, दुनिया की चीजें कहने लगे। आज भी ये बातें होती हैं, पहले भी होती थी, बस पहले ये था कि शुरुआत थी और अब तो बहुत सुधार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। अब जो महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई तो उन्होंने खुद ही स्कूल खोल दिया बाकी महिलाओं को पढ़ाने के लिए। कई सारी किताबें लिखी, कई सारी पत्रिकाएं छापी, लोगों तक पहुंचाया, अपने विचार पहुंचाए, उनके साथ क्या होना चाहिए, वो अभी किस स्थिति में है, ये सब कुछ बताया। 20वीं सदी की शुरुआत से वो महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। जैसे जो जो महिलाएं पढ़ी थी, अपने अधिकार के बारे में जानने लगी, तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और उसके बाद पॉलिटिकल तौर पर कानून बनाने के लिए भी दबाव बनाने लग गई
कि महिलाओं के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य का या स्वास्थ्य बनाए रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी वोट देने का अधिकार हो, एजुकेट होने का अधिकार हो। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया, जैसे कि कस्तूरबा गांधी आती हैं इनमें। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता, समानता की मांगों का समर्थन किया। तो ये ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये 20वीं शताब्दी के हैं, जिन्होंने, ये वो नेता हैं जिनका नाम है, और इन लोगों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर के मांग की थी। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की बुक लिखी थी, उसमें से कुछ लाइनें उठाई गई हैं। क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है? ये सवाल है, ताराबाई शिंदे ने महिला होते हुए कहा कि क्या औरतों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती है? ये पुरुषों से पूछा हुआ है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वो धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। ये आदमियों को कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि तुम सोने के बने हो, और एक हम हैं जो जंग लगी लोहे के बने, धूल और चट्टानों को बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवो भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। महिलाओं की स्थिति समाज में उस टाइम पर क्या थी, ये तो आपको ही पता होगा कि पति के मर जाने के बाद पहले तो सती हो जाते थे, मतलब सती कर दिया जाता जबरदस्ती, नई बीच है। सती प्रथा कहीं पर अगर थोड़ी रुकी भी तो उसके बाद भी क्या कि महिलाओं की स्थिति फिर भी बेकार थी। जो विधवाएं थी उनका मुंडन कर दिया जाता था, एक एक ही रंग के सफेद कपड़े पूरे पहना दिए जाते थे, हर शुभ काम से उन्हें दूर रखा जाता था, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकती थी, एकदम ऐसे लगता था कि अभागियों की तरह उनको दूर रखा जाता था। एक कोने में खाना पानी जो भी रूखा सूखा मिल गया बचा कुचा वो खाएगी और घर का काम करेगी, बाकी सारे शुभ कामों से दूर रखा जाता था। यही बात को लेकर के ताराबाई शिंदे ने ये लाइनें लिखी हुई हैं। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। अब फोकस हो गया बाल विवाह पे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इम्पोर्टेंट है आपको अपने एग्जाम के लिए, बाल विवाह से रिलेटेड जो कानून बना वो 1929 में बना। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रम से 21 साल व 18 साल कर दी गई। तो ये चीजें यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है आपके अपने एग्जाम के लिए, ये याद रख लेना। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया। 8 साल की दुल्हन, ये यहाँ पर जो इमेज अभी आपने देखा ये यहाँ पर बताया गया। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है और यहाँ पर बता रहे हैं कि आज भी हमारे देश में लगभग 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि आज भी ये अभी के अपडेटेड ये किताब हैं और हैं
आज भी 20% से ज्यादा लड़कियों की जो शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप निबंध लिखेंगे या लड़कियों से या महिलाओं के समाज सुधार से रिलेटेड बाल विवाह के बारे में बात करेंगे, वहां पे लिखना होगा। इसके बाद टॉपिक है जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जाति गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। तो ये चीज जो बताया गया है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर ये प्रार्थना समाज वाली जो लाइन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज सबसे पहले तो भक्ति परंपरा के ऊपर, यहाँ पर जो भक्ति परंपरा का समर्थक था। क्यों समर्थक था? क्योंकि सभी जातियों की जो आध्यात्मिक समानता है यहाँ पर जोर दिया गया था। इस वजह से जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई बंबई में। किस लिए? जाति उन्मूलन के लिए। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्य में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। तो इन लोगों के अपनी बैठकें होती थी। जब गुप्त बैठकें होती थी तो जैसे लोग मानते थे कि जाति इसे नहीं छूना उसे नहीं छूना, तो सबसे पहले इन लोगों ने अपने आप से उस चीज को हटाया। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। जो ईसाई प्रचारक थे, जब आदिवासियों के लिए, निचली समुदाय के लिए इन लोगों ने स्कूल खोले, तो यहाँ से ये लोग भी जागरूक हुए, शिक्षित हुए। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। और शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इन सभी काम के लिए गांव से लोग शहर की तरफ गए, नौकरी ढूंढने के लिए, इन कामों के लिए। अब जब आप खुद सोचिए, कई अलग अलग लोग नौकरी के चक्कर में एक जगह मिलते हैं, तो उनके बीच जो भेदभाव है, जाति है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबेगा। जाति की चीजें अलग हो जाएंगी, धर्म की चीजें थोड़ा अलग होंगी, और फिर सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। ये उनकी मजबूरी समझिए या उनकी इच्छा समझिए। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। तो असम तो अपने ही यहाँ है, जबकि मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया ये तो दूसरे देशों में है। तो जाकर के वहां तक हमारे यहाँ के जो गरीब लोग थे, मजदूरी के चक्कर में काम करने के लिए चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो वैसे तो जो बाहर जाते थे, काम करते थे और 8-8, 9-9 घंटे, कई बार 12-14 घंटे काम करवाते थे, लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। सोच रहे थे कि कुछ पैसे कमा लेंगे, थोड़ी इज्जत होगी, साथ में हमारी अपनी जरूरतें पूरी होंगी। तो ये जो गांव में दमनकारी जमींदार हैं, ब्राह्मण हैं, ये हमें जो अपमान करते हैं, इन अपमान से निकलने का थोड़ा सा तो मौका मिलेगा और काम आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कुली जहाज है, 19वीं शताब्दी का। जॉन एलेन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। तो इनमें मजदूर लेके जाया जा रहा है। ये
कुली जहाज है। जूते कौन बना सकता है? अब ये है, चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के काम के प्रति जाति पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। अब यहाँ पर जब विश्व युद्ध हुआ था तो कई सारे जूते चप्पलों की जरूरत हुई थी और उस टाइम पर लोगों का मानना था कि चमड़ा बनाने वाला जो काम है, ये चमड़ा का जो काम है, जूता चप्पल बनाने का काम है, ये नीची जाति के लोग करते हैं। तो जो जूता चप्पल बनाते थे उन्हें नीची जाति का माना जाता था, गंदा माना जाता था। अब ऐसे में क्या था कि जब विश्व युद्ध हो रहा था, जूते चप्पल की जरूरत थी, तो उस टाइम पर इन लोगों ने मोची जो है, जो जूता चप्पल बनाते हैं, उन्होंने देखा स्थिति और कहा कि जब हम लोग का ही काम है बनाना और हमें नीची जाति भी मानते हो तो हम अपनी इच्छा से इसे बनाएंगे। और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से मुंह मांगी कीमत भी मांगी, तब जाकर के उनको यहाँ पर फायदा हुआ। ये देखिए, ये जूते बनाते मदीगा समुदाय के लोग, आंध्र प्रदेश का ये इमेज है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदीगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देखना। आंध्र प्रदेश में मदीगा जाति जो है, जिसे अछूत जाति कहा जा रहा है और पशुओं के शवों को साफ करने का काम कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखें कि मदीगा जाति, पहले तो मदीगा क्या है, जाति है, नाम है, क्या है, ये पता होना चाहिए। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। क्या काम करते हैं ये पता हो। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। यहाँ पर महार जाति को अछूत माना जा रहा है, लेकिन जब सेना में जरूरत थी तो इन लोगों की भर्ती हुई और इन लोगों के नाम से एक अलग रेजिमेंट बना दिया गया जिसे महार रेजिमेंट कहा गया। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो ये तो आपको पता ही होगा। 1829 में यहाँ पर मतलब कि 1829 तक ऐसा था कि स्कूल के अंदर ही नहीं घुसने देते थे। फिर उन लोगों ने मिलकर के आवाज उठाई तो 1829 के बाद ऐसा किया गया कि ठीक है, स्कूल में आओगे लेकिन कक्षा के बाहर बैठोगे और जो टीचर पढ़ाएंगे वहीं से सुन लेना, वहीं से पढ़ लेना, जो है क्लास के अंदर नहीं आओगे। ये इमेज है, इमेज गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। ये दुबला समुदाय के लोग हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। तो दुबला मजदूर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक समुदाय है। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। जो गैर ब्राह्मण के लोग थे वो लोग भी इस जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। क्योंकि जो गैर ब्राह्मण के थे, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, बाकी लोग जो थे वो लोग भी देख रहे थे कि हमारे में भी बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों में भी ऊंची जाति नीची जाति बैठा हुआ है। तो इस वजह से वो लोग भी परेशान हुए और कहे कि नहीं, समानता, सामाजिक समानता, न्याय होना चाहिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो यहाँ पर जो घासीदास है, इन लोगों ने क्या किया, घासीदास ने क्या किया, जो चमड़े का काम करते हैं, चमड़े साफ करने का काम, जूता चप्पल बनाने का काम, उन सभी लोगों को इकट्ठा किया और फिर
ये अपने सामाजिक स्थिति को, जो स्थिति उस टाइम पर थी, उन्हें सुधारने के लिए आंदोलन शुरू किया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो ये ध्यान रखना, हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। तो यहाँ पर ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच, ये चांडाल काश्तकार ये वही लोग हैं जब गांव में घुसते थे तो इनको डंडा बजाते हुए गांव में घुसना होता था, ताकि बाकी लोग जो हैं वो दूर हट जाएं, क्योंकि अगर उन्हें छू लिए तो वो लोग उन्हें अछूत मानते थे और अपने आप को जब छू लेते थे, मतलब कि जो ब्राह्मण वाले लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, इनको धोखे से भी छू लिए तो फिर समझ लिए जी नहाना धोना सब कुछ गांव को पूरा पवित्र करने का काम इन्हीं लोगों का रहता था। अब यहाँ पर केरल जहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पर एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने इन लोगों के बीच एकता वाला आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना का विरोध किया। उसके अनुसार सारी मानवता का एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ये स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना है कि ये कथन किसका है। तो ये कथन है यहाँ पर श्री नारायण गुरु का, जिन्होंने एकता का आदर्श दिया था किन लोगों के लिए, एझावा जाति के लिए। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जाति से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ये प्रयास किया कि जो नीची जाति जिन्हें माना जा रहा है, उन लोगों में जब अपना स्वाभिमान होगा तो वो कुछ ऐसा काम करना बंद करेंगे जिसके वजह से उनकी जाति और उनका अपमान होता है। स्वाभिमान होगा तो बहुत सारे काम जो ऊंची जाति करते हैं वो खुद से ही कर लेंगे, ताकि ऊंची जातियों के लोगों को या ऊंची जातियों के इन कामों की जरूरत ना पड़े। इसके बाद है गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। तो ये निम्न जाति में से थे ज्योतिबा राव फुले। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। यहाँ पर ध्यान दिए, 1827 में इनका जन्म होता है। जन्म के बाद, अभी इससे पहले हमने बात किया कि जो ईसाई प्रचारक थे उन लोगों ने निम्न जाति वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले और वही स्कूल यहाँ पर फायदेमंद हुआ। ज्योतिबा राव फुले जैसे स्टूडेंट मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को भी समझा और उन लोगों के लिए भी लड़ा था। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्य के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हरा कर उन्हें गुलाम बना लिया था। तो यहाँ पर केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि निम्न जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए भी ज्योतिबा राव फुले काम करते हैं। और उसके साथ ही जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे जो तर्क देते थे कि हम श्रेष्ठ क्यों हैं, उनके तर्क का भी यहाँ पर विरोध किया। तो ज्योतिबा राव फुले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी समाज सुधारक का नाम आएगा तो ज्योतिबा राव का नाम भी आता है। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो यहाँ पर इनका क्या था, इनके अनुसार क्या था, यह क्या स्टेटमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों जो श्रमिक जातियां हैं और अति शूद्रों जो अछूत हैं उनको जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए।
फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हम चाहें तो पूरे चैप्टर को 15 से 20 मिनट के अंदर निपटा सकते हैं, पूरी स्टोरी को शॉर्ट में समझा करके। बट ये है कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री की ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पर ध्यान क्यों दे रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि आप जब खुद से किताब को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, किन चीजों पर आपको फोकस करना है, किन चीजों को टिक करना है और किन चीजों को छोड़ देना है। मतलब एक बार पढ़े, समझे, उसके बाद छोड़। तो परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं है कि बोरिंग लग रहा है, नींद आ रही है। देखिए, सही में आप तैयारी अगर कर रहे हैं, सही में आप सोच रहे हैं, तो इतना मन तो लगाना पड़ेगा। एक बार आपको देखना होगा कि पढ़ना कैसे है, फिर खुद से पढ़िए, खुद से किताबों को टिक कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसके बाद टॉपिक है मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे और उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। तो पहले तो ये कि जब उपनिवेशवाद था तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो ब्राह्मण समझ रहे थे, तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग को सब जाति होती भूल करके पहले इससे लड़ना चाहिए और जैसे ही फिर जीत जाएंगे तो फिर वही पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। इसी बात को लेकर के यहाँ ज्योतिबा राव फुले लिखते हैं। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। 1873 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, गुलामगिरी किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो जो गुलामगिरी नाम दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है क्योंकि यहाँ पर उन गुलामों को, जो अमेरिका में गुलाम थे, उनको ये बुक समर्पित है। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों, निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में बी.आर. अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिम भारत में बी.आर. अम्बेडकर रहे और दक्षिण भारत में ई.वी. रामास्वामी नायकर, जो जाति सुधार के लिए लड़ रहे थे। 1927 में अम्बेडकर ने एक बात बोली थी कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1927 में किसने कहा था कि हम भी इंसान हैं? अम्बेडकर ने कहा था। ये इसलिए कह रहे थे कि तालाब उलाब में अब हम भी इसीलिए जाना चाहते ताकि हम बता पाए, समझा पाए। मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। अम्बेडकर जी के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर महार परिवार में पैदा हुए थे, ये ध्यान रखना। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। ये अमेरिका गए। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफी लिखा। 1919 में ये भारत लौटे थे, ये ध्यान रखना है। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। पहले जैसे कि मंदिर में महार जाति के लोगों को घुसने की इजाजत नहीं थी, तो वही यहाँ पर अम्बेडकर जी ने
आंदोलन किया और आंदोलन करके कहा कि महार जाति भी मंदिरों में घुसेगी। ये कब हुआ? 1927 में। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927-1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। इसके बाद गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुए। कब? 20वीं सदी में। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी और उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर, ये देखिए ईवी रामास्वामी नायकर का यहाँ पर इमेज है, एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। ये पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा था कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी थी। तो जब तक इन्होंने देखा कि कांग्रेस में भी जाति व्यवस्था अंदर ही अंदर चल रही है, तो उसके बाद इन्होंने ये पार्टी छोड़ी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। स्वाभिमान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है नाम, कि ईवी रामास्वामी नैयर या पेरियार, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। इस चीज को ध्यान रखना। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। अब यहाँ पर ईवी रामास्वामी ने यह कहा कि देखो, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई कोई और करने तो आएगा नहीं, तुम्हें अपना स्वाभिमान खुद हासिल करना होगा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और यही बात को यहाँ पर कही गई है। यहाँ हम संक्षेप में बात कर रहे हैं। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। हिंदू वेद पुराणों के आलोचक थे। खासतौर पर मनु द्वारा रचित संहिता भगवद गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। मनु रचित भगवद गीता, रामायण के आलोचक थे। उनका कहना था, ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन, आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। अब जाहिर सी बात है, एकदम से कोई अपने आप को उठाने के लिए जब मेहनत कर रहा होता है ना, तो जो पहले से ऊंचे पे होते हैं वो नहीं चाहते हैं, और खासकर तब जब उन्हें पहले से समाज में नीचा माना जा रहा हो। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। अब नीची जाति जिन्हें सदियों से माना जा रहा है, वो एकदम से अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को उठाने का, अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से खाना जैसे अधिकारों को परोस दिया जाए? उनके विरोधी भी होंगे, और यही हाल यहाँ पर भी था। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे, और ये आज भी जारी है। इसके बाद टॉपिक है सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ये चीज आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, और इसके अनुयायी उपनिषद में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। जो ये सदस्य थे, ये इसका रूल था कि दूसरे की जो प्रथा है, दूसरे जो धर्म है, वहां की उनकी बुराई नहीं करनी है।
ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइनें, ये आप टिक कर लेना। डेरेजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। ये याद रखना, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने ही शुरू किया था। में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की, सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर अभियान भी चलाया गया। तो यहाँ पर ये पूरी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये आप टिक कर लें। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जो कि 1863 से 1902 के बीच रहे हैं, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया। 1893 में ये शिकागो गए थे, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है, ये किसने कहा था? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था। ये लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखना। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म के संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। तो इन्होंने भारत के लोगों को कहा कि ऐसा मत रहिए कि चार दीवारी में अपने आप को सीमित मत रखिए, बाहर जाइए, देखिए, लोगों से मिलिए, विचारों को खुला करिए और राष्ट्र की सेवा में जुटिए। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया और इस उद्बोधन में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत था। तो यहाँ पर शिकागो, इनका जन्म कहाँ से था, बचपन का नाम, और ये न्यूयॉर्क हेराल्ड का ने जो स्टेटमेंट दिया वो आपको याद रखना है अपने एग्जाम के हिसाब से। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी और प्रार्थना समाज महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई, उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श भी किया। तो ये प्रार्थना समाज के बारे में, ये पूरी लाइनें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। अब वेद समाज के बारे में बात करते हैं। तो मद्रास, जो कि अभी चेन्नई में है, 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। विधवा विवाह और महिला शिक्षा के लिए, इसके साथ ही जाति भेदभाव भी समाप्त करना था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो 1875 में सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और इसी का नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया है। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा।
तो ये भी जैसे कि कुछ चंद लाइनों में इनके बारे में बताना होता है, तो ये पूरा आप याद रख लेना, टिक कर लेना अपने एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद है सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना हुई। 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। तो सिंह सभा आंदोलन 1873 में शुरू हुआ। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव, ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी, से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये खालसा कॉलेज का इमेज है अमृतसर में। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इतना भव्य कॉलेज स्थापित किया गया था उस टाइम पर 1892 में। तो यहाँ पर लास्ट में हमने जितनी चीजें पढ़ी, जैसे कि ये विभिन्न सभा आंदोलन, ये पूरी चीजें आप, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, आप पूरा टिक कर लेना, बार बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, डेट याद हो, रीजन याद होना चाहिए। और ये भी कि अगर आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो मेंस एग्जाम में क्या लिखेंगे, 30-40 शब्दों में कुछ तो लिख के आए, तो उस हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।